नमस्कार दोस्तों, द के एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने आरआरबी की प्रिपरेशन ऑन कर दी थी, तो चलो एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। तो हमारा अगला एमसीक्यू है, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द नियोनेट पर डे। जो नियोनेट होता है पर डे में, जो नियोनेट को आपको पता चल सकता है, तो पर डे में कितना वेट गेन उसका होता है। पर डे में, एक दिन में कहा गया है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। क्या 100 से 150 ग्राम का होता है, फिर 50 टू 60 ग्राम, 25 टू 30 ग्राम और 5 से 10 ग्राम। तो देखो दोस्तों, यहाँ इतना ज़्यादा तो वेट गेन एक नियोनेट का नहीं हो सकता। नियोनेट जो भी एक जो हमारा यूट्रस है उसमें है नियोनेट, तो उसका वेट गेन पर डे अगर इतना होगा तो 9 महीने में कितना हो जाएगा। मतलब कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो ये पहले नहीं आएगा। फिर 50 टू 60, अगर 50 टू 60 ग्राम करे पर डे, तो 50 इंटू 30, तो 1500, एक महीने में 1.5 किलो वेट हो सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी जो वेट गेन है वो नियोनेटल में, तो वो कितना बढ़ेगा। ये आपको ऐसा लग रहा होगा 5 टू 10 ग्राम, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता, इससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर ये सही रहेगा। तो आंसर आएगा 25 टू 30 ग्राम पर डे। लेकिन ये 24 वीक के बाद का है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 24 वीक के बाद 25 से 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है, पर डे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या है। तो जूल है, फिर गॉस है, या फिर एम्पियर है, या फिर हेनरी है। यहाँ आंसर आप देख सकते हो, क्या है, एम्पियर। आप सभी को पता ही होगा, आप पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, हम एम्पियर में यूज नोट करते हैं करंट को। ठीक है, द एम्पियर सिंबल उसका है ए। ऐसे ही लेंथ का देख लेते हैं। लेंथ मीटर में नापी जाती है। जो टाइम होता है वो सेकंड, मिनट या हवर, एच हवर में नोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई अमाउंट होता है उसको मोल में किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अभी हमने देखा। फिर टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में, सेल्सियस और फ़ारेनहीट में नोट किया जाता है। उसी वजह से जो लुमिनियस इंटेंसिटी होता है वो सीडी, कैंडेला में नोट किया जाता है। और उसी वजह से मास, जो दल होता है वो किलोग्राम, केजी, ग्राम, उसमें नोट किया जाता है। तो ये सब ऐसा यूनिट है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको एक बार लिख लेना कहीं पर, जो आपको काम आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग। किसने बनाया था जो इंसाइटफुल लर्निंग का है वो। तो इवान पावलो, बी एफ स्किनर, कोहलर, या फिर थ्रोनडाइक। तो इन सब का नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा। कोहलर, तो हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है कोहलर, क्योंकि उन्होंने ही ये इंसाइटफुल लर्निंग का जो है वो बनाया था, मेड किया था। तो कोहलर जो है वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और न्यूमो एनोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन। देखिए देखिए दोस्तों, विच इज द हार्मोन दैट इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज लिखा गया है, इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन। वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, फिर से एब्सॉर्ब करना है, बाय इंक्रीजिंग वाटर चैनल एंड एक्यूपोरेंस। तो देखते हैं कौन सा हार्मोन ये करेगा, कौन सा हार्मोन पूछा गया है। तो एंजियोटेंसिन हार्मोन है, या फिर अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन है, या फिर आर्टियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है। इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो इंक्रीज करेगा वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए।
ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो कैसे? तो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है उसका दूसरा नाम है वासोप्रेसिनर एंजाइम वासोप्रेसिन। ठीक है, तो वो क्या करता है? इट्स अ सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे दिमाग के अंदर, वहां से सिंथेसिस होता है। उसका फंक्शन क्या है? इट्स हेल्प्स रीअब्सॉर्ब द वाटर थ्रू द किडनी। उसका फंक्शन ही यही है कि उसको जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब करता है। कहाँ से? किडनी में से। ठीक है, in case the hypovolemia, hyponatremia, the pituitary gland release the ADH, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो रिलीज करता है। और क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो हमारा क्वेश्चन यही था, इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन कौन सा हार्मोन करता है? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलो तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेसिलस, जो बेसिलस क्यूरस फूड पॉइजनिंग, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की बात हो रही है। फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ द कंजप्शन ऑफ, किसका कंजप्शन करने से पॉइजनिंग कॉमनली एसोसिएटेड विथ द, ठीक है, बेसिलस कैरस फूड पॉइजनिंग। तो फ्राइड राइस खाने से होता है, ग्रीन बीन्स खाने से होता है, बॉटल हनी पीने से होता है, या फिर बेक पोटैटो खाने से होता है। किससे बेसिलस कैरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड, इस कौन से साथ संलग्न है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्राइड राइस। जो चावल होते हैं फ्राई करे हुए, वहाँ उसमें बेसिलस कैरस के जो फूड पॉइजनिंग वाले जो सेल होते हैं वो होते हैं। जो बेसिलस कैरिस की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट मेनली कॉज अ फ्राइड राइस सिंड्रोम। फ्राइड राइस जो राइस होता है उससे होता है। बैक्टीरिया मेनली कॉज टू टाइप ऑफ टॉक्सिन। क्या कर सकते हैं? तो कॉज क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग, डायरिया एंड वॉमिटिंग, या डायरिया और वॉमिटिंग दोनों हो सकता है, या दोनों में से एक तो हो सकता है। फ्राइड राइस खाने के बाद ये जो अगर हो बेसिलस कैरिस फूड पॉइजनिंग तो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following symptoms should be watch for a patient receiving a loop diuretic? यहाँ पर समझिए दोस्तों, which of the following symptoms की बात कही गई है। तो जो हमारे एमसीक्यू होंगे वो सिम्टम्स होने वाले हैं। सिम्टम शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायरेटिक। जब लूप डायरेटिक पेशेंट रिसीव करता है तो कौन से सिम्टम्स यहाँ हो सकते हैं? तो पहला सिम्टम्स है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वीक इरेगुलर पल्स, जो इरेगुलर पल्स होता है वीक हो जाता है। रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटेशन हो सकता है, एजाइटेशन हो सकता है, या पैरास्थेसिस हो सकता है। क्या हो सकता है इनमें से? तो हमारा आंसर रहेगा वीक इरेगुलर पल्स। क्या रहेगा? वीक इरेगुलर पल्स। कैसे? तो जो डायरेटिक है डिफाइंड एज अ ड्रग दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द यूरिन प्रोडक्शन। जो डायरेटिक होता है वो क्या करता है? इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन, जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ावा करता है। जो हेंस इंक्रीज द फ्लूइड लॉस, और फ्लूइड जो लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी में से फ्लूइड लॉस होता है वो करता है। लूप डायरेटिक आर द टाइप विच एक्ट ऑन द लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले होता है हमारे किडनी में, वहां पर जो डायरेटिक एक्टिव होता है। तो डायरेटिक फ्लश पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, सो इट कैन लीड टू लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। द इम्बैलेंस ऑफ द पोटेशियम लीड्स टू इरेगुलर हार्ट बीट। जो इम्बैलेंस होता है पोटेशियम का, डायरेटिक जो डायरेटिक देते हैं जो बढ़ जाता है फंक्शन किडनी का, तो फिर डायरेटिक फ्लश पोटेशियम जो पोटेशियम को निकाल देता है बॉडी में से, और लीड टू लो पोटेशियम, और पोटेशियम कम हो जाता है ब्लड में से। अब वो जो डायरेटिक दी गया है उसकी वजह से काम बढ़ जाता है किडनी का, जो फ्लूइड लॉस होता है वो ज्यादा होता है, और उसमें साथ साथ पोटेशियम भी निकल जाता है, तो लो पोटेशियम हो जाता है। और जो पोटेशियम है वो क्या करता है? तो इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम लीड्स टू इरेगुलर हार्ट बीट एंड मे कॉज वीक इरेगुलर पल्स। तो जो पोटेशियम निकल जाता है वो रेगुलर पल्स करने में मदद करता है, लेकिन वो कम हो जाता है तो हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती है। तो हमारा आंसर रहेगा वीक इरेगुलर पल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन ड्रग ऑफ टीबी ट्यूबरक्लोसिस।
सेकंड लाइन ड्रग की बात कही है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी है इथाम्ब्यूटोल, सी है एमिकासिन और है आइसोनियाजाइड। तो इन सब में से कौन सी सेकंड लाइन ड्रग है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्यों टीबी की ट्रीटमेंट कौन सी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी एक 2019 का पेपर में जो पूछा गया था आरआरबी का उसका ही क्वेश्चन है। तो रिफाम्पिसिन आएगा, इथाम्ब्यूटोल आएगा फर्स्ट लाइन में और यहाँ पर सेकंड लाइन हमको पूछा गया है ड्रग, तो वो कौन सा आएगा? एमिकासिन। तो दोस्तों एमिकासिन हैज अ हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज ऑक्सी जो ऑटोटॉक्सिसिटी अमाउंट एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का होता है। इट्स कम अंडर द सेकंड लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये सेकंड लाइन टीबी की ड्रग है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, हमारा आंसर एमिकासिन रहेगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी एजेंट कौन से है, कौन सी दवाई जो ट्रीटमेंट है जो फर्स्ट लाइन में आती है। ये तो सेकंड लाइन है एमिकासिन, तो फर्स्ट लाइन में कौन आएगा? तो आइसोनियाजाइड, उसको INH भी कहा जाता है, रिफाम्पिसिन RIF उसको कहा जाता है, तीसरी है इथाम्ब्यूटोल EMB, ठीक है। आगे है पायरानिजामाइड जो PZA है, फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी है। तो ये 5 जो ड्रग है वो फर्स्ट लाइन में आती है और ये जो एमिकासिन है वो सेकंड लाइन ड्रग है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। The surgical removal of the entire eye along with a part of the optic nerve is term as, ये एक टर्म पूछी गई है, यहाँ पर डेफिनेशन ही सीधा, जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई अलोंग विथ अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जो आई के साथ ऑप्टिक नर्व है उसको रिमूव, सर्जिकल रिमूव करते उसका टर्म क्या है, उसका नाम क्या है, वो एक डेफिनेशन ही है सीधा। तो उसका डेफिनेशन है तो कैराटोमाइलियसिस है, फिर एन्यूक्लिएशन है, या फिर कैराटोटोमी है, या विट्रियो रेटाइनल सर्जरी। ये इनमें से कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एन्यूक्लिएशन, हमारा आंसर रहेगा बी। एन्यूक्लिएशन इज द रिमूवल ऑफ द एंटायर आई अलोंग विथ द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो हमारा आंसर ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक डेफिनेशन है तो इसका सीधा आंसर है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, जो हम जो इलनेस होती है, हमारे बीमार होते हैं तो उसमें से रिकवरी करते हैं, तो उसका अदर टर्म क्या है? तो उसका ये भी एक डेफिनेशन जैसा ही है, तो रेशनलाइजेशन है, या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन है, या फिर रिग्रेशन है, या फिर रेमिशन है। दोस्तों यहाँ देखो रेशनलाइजेशन तो आएगा नहीं, ये कोई एक रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं, हम रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब रिग्रेशन और रेमिशन रहा, तो हमारा सही आंसर है दोस्तों रेमिशन। ये एक डेफिनेशन है दोस्तों, तो इसका सीधा आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, रेमिशन है। ये एक रिकवर इलनेस में से, हम बीमार में से हम ठीक होते हैं, तो इसका नाम है रेमिशन, उसका दूसरा नाम है रेमिशन। हम रिकवरी हो चुके हैं तो उसको रेमिशन भी बोला जाता है। अ टर्म यूज फॉर अ रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज नोन एज अ रेमिनेशन, एक डेफिनेशन ही है। इट इज ऑल्सो टेम्पररी और परमानेंट, ये एक टेम्पररी रेमिशन भी हो सकता है और परमानेंट रेमिशन हो सकता है। इन द सिम्टम, जो सिम्टम्स कम होते हैं उसके उसके दो टाइप है रेमिशन के, ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो पार्शियल रेमिशन, जो पार्शियल होता है वो क्या है? इट्स कॉल्ड व्हेन पर्टिकुलर सिम्टम्स गो, अगर पेशेंट कोई एडमिट होता है उसमें कोई सिम्टम्स है कि वो फीवर है, कफ है, तो उसमें से फीवर कम हो गया, कफ है अभी तो फीवर कम हो गया तो उसका पार्शियल रेमिशन, वो फीवर से रिकवर हो गया है तो उसको पार्शियल रेमिशन कहते हैं। फिर दूसरा टाइप है कंप्लीट रेमिशन। कंप्लीट रेमिशन किसको बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फुल रेमिशन व्हेन द ऑल साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीटली गो अवे, जो पेशेंट फीवर कफ जिसके साथ आएगा वो सब उसको रिकवरी हो जाए सब में से, तो उसको कंप्लीट रेमिशन बोलते हैं। फॉर बोथ टाइप ऑफ रेमिशन द कंडीशन में लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, ये रेमिशन है जो हम रिकवर हो, एक मंथ का समय भी लग सकता है, ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। रेमिशन मतलब कि रिकवर होने में 1 मंथ भी लग सकता
है, कंप्लीट में भी और पार्शियल में भी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रिमूवल ऑफ द टिश्यू। यहाँ पे रिमूवल निकालने की बात है, रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द, कहाँ से निकालना है, प्लूरल स्पेस में से निकालना है। उसको क्या कहते हैं, लीवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी या फिर प्लूरल बायोप्सी। लीवर तो आएगा नहीं क्योंकि लीवर में से हमें निकालना नहीं है, लंग में से निकालना है लेकिन स्प्लीन में से निकालना नहीं है। यहाँ से सीधा देखो प्लूरल स्पेस में निकालना है तो सिर्फ हमारा आंसर सीधा क्या रहेगा, प्लूरल बायोप्सी। तो हमारा आंसर यही रहेगा डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सीधा एक डेफिनेशन जैसा ही है। तो जो प्लूरल बायोप्सी होता है, प्रोसीजर टू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ द प्लूरा, जो प्लूरा होता है उसमें से प्लूरा निकालना है। किसके लिए निकालना, चेक फॉर एनी कैंसरियस ग्रोथ, कोई कैंसरियस सेल है कि नहीं वो देखने के लिए जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें से प्लूरल बायोप्सी लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द पेसमेकर। पेसमेकर क्या है आपको पता ही होगा, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट में आता है, कैरेक्टराइज बाय। ठीक है दोस्तों, जो पेस मेकर होता है वो उसका कैरेक्टराइज क्या है, तो यहाँ देखिए, आर्च ऑफ आर्टा, बंडल ऑफ हीस, एवी नॉड्स या एसए नॉड्स, किसको हम पेस मेकर बोलते हैं। तो पहले पेस मेकर को समझ लेते हैं दोस्तों। तो जो पेस मेकर होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें जो जो हमारा दिमाग होता है, तो हम हाथ हाथ पैर जैसे चलाते हैं हमारे दिमाग से ऑपरेट होता है, लेकिन जो हार्ट का पंपिंग होता है वो ऑपरेट होता है पेस मेकर से। पेस मेकर एक जो एक इलेक्ट्रिकल जो वेव है वो सिंथेसिस करता है और उसको हार्ट को भेजता है और वो हार्ट ऐसे पंपिंग करने लगता है। ठीक है, तो जो पेस मेकर है वो एक ऐसे नोड, इसका आंसर रहेगा ऐसे नोड, क्योंकि जो ऐसे नोड होता है वो पेस मेकर का रोल करता है। ऐसे नोड इज अ नेचुरल पेस मेकर, एक नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो एक नेचुरल है जो हार्ट को जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कंडक्ट सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का सिस्टम है पंप करना वो कंडक्ट करता है। ठीक है, इट्स जनरेट्स 60 to 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुली पर मिनट एज ए नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में 60 to 100 इम्पल्सिस वो भेजता है, तभी तो हमारे पल्स जो होते हैं वो नॉर्मल 60 to, एक मिनट दोस्तों, 60 to 100 पर मिनट बीट रहते हैं। हमारा हार्ट का बीट जो होता है वो 60 to 100 पर मिनट क्यों रहता है, क्योंकि ऐसे नोड है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजता है वो 60 to 100 भेजता है, तभी तो हमारा जो होता है हार्ट वो एक मिनट में 60 to 100 बार धबकता है। जो साइनो एट्रियल नोड, जो इस ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड इज द ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम होता है वहां पर होता है। ठीक है, इट इज अ नोड ऑफ मसल्स, एक छोटी सी एक नोड है जो यहाँ रहती है, कहाँ रहती है, लोकेटेड ऑन द लेटरल वॉल। ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पर होती है, लेटरल वॉल पर होता है। जो एट्रियम होता है राइट एट्रियम वहां पर लेटरल वॉल पर राइट आर्टियल एट्रियम में होता है हार्ट में। जो एसिनोड का लोकेशन क्या है, तो राइट एट्रियम में लेटरल वॉल पर होता है। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है। और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।